पहले मामला आता है पीलीभीत का। पीलीभीत के जी अंदर आज से 10 साल पहले एनकाउंटर हुआ था। 10 सिखों का 43 लोगों को सीबीआई के द्वारा सजा हुई थी। और अब जी। फिर से ये जो 3 लड़के हैं इनका एनकाउंटर हुआ। इसके बारे में आप डिटेल में बताओ ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? कहाँ से नकली था या असली था ये? देखो वीर जी, ये तीन का तो इन्होंने एनकाउंटर दिखाया, तीन का एनकाउंटर कर दिया। एनकाउंटर कर दिया, दो के शरीर पे कोई गोली का निशान नहीं था। उनकी जी, जो वो करवाई गई थी पंजाब पुलिस के द्वारा, पंजाब पुलिस के डीएसपी साहब थे, उन्होंने खुद जाके देखा था। उनके शरीर के ऊपर कोई गोली का निशान नहीं था। घर वालों, जशनप्रीत के घर वालों ने बोल दिया हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी पुलिस ने प्रेशर डाल के कैसे करके उसका दाह संस्कार करवा दिया। लेकिन ये हुँ, मामला सबसे बड़ा ये उठा, भाई एनकाउंटर किया है और शरीर पे कोई गोली का निशान नहीं, तो ये एनकाउंटर कौन सा हो गया है? नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर रिपोर्ट को गहराई से पता करोगे आप, तीन को नहीं, इन लोगों ने 5 लड़कों को उठाया था। अभी 2 लड़के और इनके पास हैं, उनका कभी ये एनकाउंटर दिखाएंगे या और कुछ दिखाएंगे, क्योंकि इस जी, एनकाउंटर में फंस चुके हैं। आपको पता होता है 1992 में एनकाउंटर किया गया था, जिसका इंसाफ अभी मिला है। अभी जाके 32 साल के बाद इंसाफ मिला है। वो एनकाउंटर फेंक था। उस एनकाउंटर को भी ऐसे ही दिखाया गया था जी, ये देखो जी। वीर जी अब ये मामला मतलब उलझता जा रहा है ज़्यादा। और इंस्पेक्टर साहब फंसे हैं, उनको सजा हुई है। सजा हुई है उनको, मर्डर के केस में सजा हुई है, जबकि उस टाइम पे एनकाउंटर दिखा के उन लोगों को प्रमोशन दिया गया था। यहाँ पर जी, सोचने वाली बात यह है ये कि फेंक एनकाउंटर कर देते हैं, उसके अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके ऊपर एलिगेशन लगाने शुरू कर देते हैं। आप इसको गहराई से जानोगे ना, पता करोगे, 5 के 5 लड़के जो 3 को तो इन्होंने दिखा दिया, बिल्कुल गरीब घरों से हैं वो बच्चे। अगर उनको इतना ही आतंकवादी पैसा देते तो वो गरीब घरों से बच्चे होते हैं। दूसरी बात जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, इन्होंने उनके पास AK-47 दिखाई, AK-47 से एक भी राउंड उन्होंने फायर नहीं किया, तो वो कौन से आतंकवादी थे? अनट्रेड आतंकवादी थे क्या? और 2 हुँ, ग्रेनेड फेंके गए थे, पुलिस थाने के ऊपर ग्रेनेड फेंके, वो दीवारों पे ग्रेनेड फेंके गए थे, ना कि पुलिस थानों के अंदर फेंके गए थे। दीवार पर ग्रेनेड कौन फेंकता? दीवार पर ग्रेनेड फेंकने को लेकर एनकाउंटर कर दिया, जबकि किसी पुलिस वाले को कोई खरोंच तक नहीं आई और उनका एनकाउंटर कर दिया। यहाँ पे कई सवाल एक साथ खड़े हो रहे हैं। पुलिस की जो किया गया, पुलिस की कार्रवाई के ऊपर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन क्या है, जो भी आवाज उठाएगा उसके ऊपर एलिगेशन लगने शुरू हो जाएंगे। ये तो ना, इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल सर्ज रखा है, जैसे पहले कोई भी मुसलमान कुछ भी बोलता है ये तो आतंकवादी, आतंकवादियों के जिससे संबंध है। आप बॉलीवुड की फिल्मों को उठाओ, तकरीबन मुसलमानों को आतंकवादी दिखाया जाता बॉलीवुड की फिल्मों में। पहले हाँ, सिखों को दिखाया जाता, कॉमेडियन के तौर पे सिखों को दिखाया जाता था। ये नैरेटिव होता है, नैरेटिव नैरेटिव सर्जा जाता है फिल्मों के द्वारा, नाटकों के द्वारा। ये नैरेटिव सर्ज के, और क्या वीर था, जी नैरेटिव ही था। आपको एक सबसे बड़ी चीज बताएं हम, ये जी, बोलते हैं भाई हरियाणा को इसलिए अलग किया गया था क्योंकि हरियाणा की भाषा हिंदी थी। हरियाणा की हिंदी भाषा है ही नहीं, किसी भी देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है ही नहीं। ये एक हिंदी चैलेंज है तो सबसे बड़ा। हिंदी तो वीर जी सोचिए। भारत की भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, मैं बताता हूँ, हिंदी भारत की भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ये केवल कम्युनिकेशन की भाषा है, राष्ट्रीय भाषा का जी, दर्जा इसको मिला नहीं है। हिंदी हिंदी किसी भी देश की राष्ट्रभाषा है ही नहीं। नेपाल तो एक हिंदू राष्ट्र है, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, उसकी भी हिंदी भाषा नहीं है। और बोलो आप, किसी देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है ही नहीं। सबसे बड़े कमाल की बात ये, हरियाणा की हरियाणवी है, पंजाब की पंजाबी है, गुजरात की गुजराती है। आप साउथ साइड में जाओगे ना, तो साउथ साइड में एक डायलॉग बोला जाता है, नो हिंदी नो ब्राह्मण। वो खुल के बोलते हैं बिल्कुल, बोले हमारे को यहाँ पे सही कोई बात हिंदी है। आंधी नहीं चाहिए। वो हिंदी को मानते अच्छा ही नहीं। फिर कैसे अच्छा वीर राष्ट्रभाषा जी है? मतलब कि एक नैरेटिव बना रखा है, बहुत सालों से सर्जा गया नैरेटिव। देखिए, एक बात है और जो परसों का मामला है भोपाल के अंदर हुआ है, जहाँ पर जी मुसलमानों ने सिखों के ऊपर हमला किया। आपको पता है ना इसके बारे में? जी हाँ, ये जो दिखाया जा रहा ना, फैज नाम का युवक जो तेज बाइक चला रहा था, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी थी। वहां पुलिस वालों जी, को बयान और सब कुछ आया है। तो ये दिखा रहे कि भाई फैज ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया है। आप क्या समझ रहे हो? पहले नैरेटिव बनाया जाता है, अब ये सिख वर्सेज मुस्लिम का नैरेटिव सजा जाएगा, जो कि ये जी, चलाना चाहेंगे। जबकि जी, जो जो इसके अंदर गुनहगार है उन सबको सजा मिलनी चाहिए। उनको सजा दो, मामले को रफा दफा करो नहीं। इसको और बड़ा इशू बनाया जाएगा, हिंदू मतलब सिख वर्सेज मुस्लिम करके। कभी जी, हिंदू वर्सेज सिख कर देते हैं, ये कभी हिंदू वर्सेज मुसलमान कर देते हैं। नैरेटिव पुलिस वाले बोलते, पुलिस वाले अगर चाहे तो क्या इतना कुछ हो सकता है क्या? पुलिस वाले पत्ता भी ना हिलने दे। पुलिस वाले उनको उठाओ ना, जो भी फैज और उसके साथी है जिन्हें हमला किया, उनको उसी टाइम पर सजा दो, और ऐसी कड़ी सजा दो आगे और कोई फैज खड़ा ना हो सके। लेकिन ये क्या, इस मामले को जानबूझकर तूल दिया जाएगा। इसलिए इस मामले को बाद में, ठीक है, सिख संगठन इसके बारे में संज्ञान लेंगे। उम्मीद करते हैं अकाल तख्त साहब के जत्थेदार, एसजीपीसी साहब के जत्थेदार कुछ बोल लें इसके बारे में, ताकि ये मामला जी। ज्यादा तूल ना पकड़े। उनसे उम्मीद करेंगे हम, क्योंकि सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त साहिब, उससे बड़ी कोई संस्था नहीं है। सही बात है वीर जी क्योंकि वहाँ पर सिख परिवारों के ऊपर एक सिख भाई का तो आपने देखी है फ़ोटो, यहाँ से जी भी जी जी काट जी जी रखा है, इधर से भी काट जी जी, रखा है कि देखी नहीं जाती वीर जी तस्वीर उसकी। बिल्कुल
रात 11-12 बजे वो वीडियो फोटो भेज रहे हैं और ऊपर से पत्नी को भी जख्मी करके मार-पीट के चले गए। तो जी, जी, पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा है सिर्फ और बाकी के अभी तक फरार है। और पुलिस वहाँ जी। पर एक्शन नहीं करी। फिर कहते हैं सिखों के ऊपर भारत के अंदर जुल्म नहीं होता। राहुल गांधी ने झूठ बोला था। ये हम राहुल मामला है ना, गांधी ये को मामला, सपोर्ट नहीं करते अगर हैं। आप सोच रहे भोपाल वाला मामला यहीं तब जाएगा, नहीं, ये मामला भी यूएन में उठेगा। जैसे रांची में हुआ था ना, रांची में पुलिस वालों ने जबरदस्ती घर में घुसे थे। आपको पता हाँ, होना चाहिए वो मामला यूएनओ में पहुंच चुका है, यूएनओ में उठा दिया गया है कि सिखों के साथ जबरदस्ती की जा रही है। ये जो मामले है ना, ये सोचते हैं यहाँ पे ऐसे ही मामले चलते रहेंगे, जी नहीं। यही मामले हैं जो खालसा राज को दृढ़ता प्रदान करेंगे, ताकि खालसा राज की ज्यादा, जैसे ट्रेंट फ्रैंक्स ने बोला था ना, भाई सिखों को जी, कौन सा अधिकार मिल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट क्या अधिकार दे रही है सिखों को। तो ट्रेंट जी। फ्रैंक्स ने गलत नहीं बोला था। बोला मैं ट्रेंट फ्रैंक्स को, जो काकस फोर्स का फाउंडर बनाया गया है, ट्रेंट फ्रैंक्स खुश है कि मेरे को बनाया गया है ताकि हम अपनी आवाज को यूएन के अंदर उठा सके। वो यूएन में उठेगी आवाज, ये जो मामले हैं ये भी उठेंगे यूएन के अंदर, आप देख लेना। जी, जी, यूएन के अंदर सिखों की अब तो 3 जत्थेबंदियाँ हो गई हैं। रहे हैं हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उन्होंने देश जी, की अर्थव्यवस्था को गटर से निकाला था, गटर के अंदर जी, चली गई थी। जैसे आज निर्मला सीतारमण ने पहुँचा दी है और डॉक्टर जी, जी, मनमोहन सिंह जी ने लॉकडाउन के समय के अंदर एक बात बोली थी, जब उनसे पत्रकार ने इंटरव्यू किया था, उसके अंदर उन्होंने बताया कि मोदी ने आज अर्थव्यवस्था को उस जगह धकेल दिया है, जहाँ से हम निकाल कर लाए थे और जी, मोदी ने मैं अर्थव्यवस्था को सही दिशा की तरफ ले जा रहा था, मोदी उससे उल्ट दिशा की तरफ लेकर जा रहा है। और जी हाँ। देखिए इसके ऊपर कुछ लोगों ने कंपैरिज़न की बात की, कौन-सा प्रधानमंत्री अच्छा था? आपको वीर जी कौन अच्छा लगता है दोनों के अंदर? किसका ऐसा कार्यकाल वीर सही? जी, सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वो थे अर्थशास्त्री। अभी हमारे पास एक अनर्थशास्त्री, और अनर्थशास्त्री हमेशा नुकसान ही करता है, फायदा नहीं करता। जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था डूब गई थी ना, सरदार मनमोहन सिंह ने उनको उभारा था। खुद अमेरिका वालों ने, आप जाके देखो बीबीसी के ऊपर बयान है अमेरिका के मंत्रियों के, कि हमारे देश को अगर कोई बचाने वाला था तो वो थे सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने हमारे को बचा, क्योंकि वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। और एक हमारे पास अनर्थशास्त्री, आपको पता हो आज के टाइम डॉलर की क्या कीमत है, 85.50 रुपए, हुँ, 85.5 के पार हो गया है। और जल्दी ही डॉलर शतक भी मार देगा, लेकिन कोई मुंह नहीं खोल रहा। एक अपना ताई है, वो इतना जीएसटी लगा रही है, 700 पे जीएसटी बाकी है, बस वो 700 के ऊपर जीएसटी लगने वाला है। मैं पहले बता दें, हर चीज के ऊपर जीएसटी, हर चीज के ऊपर जीएसटी। ये कर सही क्या बात रहे है। हैं? ठीक है भाई, ये बोलते हैं हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे हुँ, इकोनॉमी, रुपया गिर रहा है। खुद प्रधानमंत्री जो है अपने मोदी जी, इनका बयान था, रुपया उसी देश का गिरता जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। अब तो 85.5 के पार पहुंच गया डॉलर, अब कौन सी सरकार गिरी हुई है? मोदी साहब बोलते हैं दिल्ली की सरकार गिरी हुई है इसलिए रुपया गिरा। उस टाइम तो 62.50 पे ही हुआ था, अब 85.50 पे पहुंच गया। अब ये इतनी वीर ज्यादा जी, गिरी हुई एक सरकार चीज़ हमारे को नहीं सुनाता हूँ पता मैं कहाँ आपको। है। वीर जी, एक चीज़ सुनाता हूँ जो आपने अभी बताया ना, ये वाला कि बराक ओबामा ने बोला था आप हमें लीड करो। तो जी20 सम्मेलन था उसके अंदर उन्होंने बोला था। बाकी जी, सारे देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वहाँ पर पहुँचे थे और बराक ओबामा वहाँ पर कहते हैं कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आप हमारी इस सभा को लीड करिए और हमें हमारा मार्गदर्शन जी, कीजिए कि हम हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसकी वीर जी जी, ऑडियो भी सुना देता हूँ, एक बड़े सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने ये बातें बोली हैं। उनको सुनना बहुत मुश्किल होता था, बिल्कुल कान लगा के सुनना पड़ता था। वो क्या कहते हैं, बहुत सीवियर डायबिटिक थे, हार्ट का तो उनको प्रॉब्लम था ही, तो उनको बीच में डेंगू हो गया था। बहुत उनकी बुरी हालत थी, लेकिन मैं जब आता था, कुछ सीख के आता था, कुछ साथ लेके आता था। आपको आवाज़ आ रही है? ये बहुत कम ऐसे राजनीतिक हैं, वो चलिए एक सवाल थोड़ा-सा जावेद साहब, एक सवाल हो सकता है, ये मौजूद ना हो, लेकिन सवाल सवाल होता है। अ मनमोहन सिंह का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, मनमोहन सिंह का एडमिनिस्ट्रेशन, मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ, और मोदी का जो एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपको बुनियादी फर्क क्या दिखता है? सुनो। बुनियादी फर्क ये है कि वो तमाम प्रत्येक हिंदुस्तानी नागरिक को हिंदुस्तानी मानते थे, अपना मानते थे। जो भी कानून बनाते थे, ये मद्देनजर रख के कि सबसे ज्यादा फायदा हो और गरीब लोगों का फायदा हो। वो हिंदुस्तानियों को इस नजरिए से नहीं देखते थे। वो अपनों में अपने हो गए नहीं था, भेदभाव नहीं करते थे, वो सबको साथ लेके चलने की। चलो तो इसको बाद में किसी साथी को चाहिएगा मांग लेगा, पहुंचा देंगे उसके पास ये ऑडियो, ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर। बिल्कुल वीर जी, बिल्कुल वीर जी इसके बाद अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए। देखो, हाँ, जी, गलत भी हुए थे, सरकार के अंदर हाँ, फैसले तो गलत ही होते थे। ये नहीं कि सब जी, कोई सारे सही काम अच्छे किए होते। अगर सारे अच्छे किए होते तो उनको कुर्सी जाती ना, सरकार जाती ना कांग्रेस की। जी, लेकिन मोदी के सामने अगर देखा जाए तो मोदी का कद ज़ीरो है उसके सामने।
हाँ, जीरो डॉक्टर से भी मनमोहन माइनस सिंह में जी है, को उनकी बराबरी बिल्कुल नहीं हो सकती। एक चीज़ मैं बताता हूँ और मोदी को लोग ना ज़्यादातर इसलिए पसंद करने लगे क्योंकि ये प्रधानमंत्री हिंदी के अंदर भाषण देता था। और डॉक्टर जी, मनमोहन सिंह जी ये पढ़े-लिखे इंसान थे। उनकी फिर जी इतनी ज़्यादा डिग्रियाँ हैं, पढ़ते-पढ़ते सारा दिन निकल जाता है कि यार इतनी पढ़ाई इस बंदे ने की। इधर एक ही डिग्री है और वो भी उसके ऊपर भी सारी फेंक दुनिया को आशंका है कि यार नकली है या असली है। जी, सारी दुनिया यही शक जताती है उसके ऊपर। अच्छा वीर जी अब आप ये बताओ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इंग्लैंड, रशिया, जी। स्पेन, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड ये कुछ बड़े देश हैं, जो आज के जी, समय सिखों को बार-बार या तो टारगेट हो रहे हैं सिख वहाँ पर, कभी तो एयरपोर्ट के ऊपर रोककर उनकी तलाशी ली जाती है जो भारत आते हैं। उनसे कहा जाता है कि तुम भारत जा रहे हो तलाशी दो क्या लेकर जा रहे हो? दूसरा उनको ये कहा जाता है कि आपका भारत के प्रति कैसा नज़रिया है, आप इंडिया जा रहे हो और सिखों को ये टारगेट किया जाता है एयरपोर्ट के ऊपर। एक तो वीर जी ये घटना है, दूसरा एक पिछले समय के अंदर जो ट्रेंट फ्रैंक्स वाली घटना आ गई, अब जी। ब्रिटेन वाली बात निकल कर सामने आ गई और कनाडा में भी जो चले गए अभी इनकी नई जो टीम गई है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन को जॉइन करने भारत सरकार की। ये सारा मामला किस तरफ इशारा करता है? ये सारा मामला खालसा राज की तरफ इशारा कर रहा है और खालसा राज देखो आएगा। हम तो ये चाहते हैं पूरी दुनिया में खालसा राज होना चाहिए, पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत के अंदर नहीं। हम ये कह रहे हैं हाँ अपना संयुक्त पंजाब हमारे को चाहिए भाई, संयुक्त पंजाब हमारा दे दो ताकि एक खालसा राज तो रहे, कम से कम हमारा हरियाणा पंजाब तो खालिस खालसा हो जाए, ये तो शुद्ध और सच्चा हो जाए। हम चाहते हैं पूरे देश में खालसा राज हो, पूरी दुनिया में हो खालसा राज। और जो खुल के बात ब्रिटेन ने बोली है, जो ब्रिटेन ने इतनी खुल के बात बोली है, वो इनके लिए तकलीफदायक इसलिए है क्योंकि इन लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा कि जवाब क्या देंगे। क्योंकि एक टाइम पर ब्रिटेन आधे से ज्यादा दुनिया पर राज करता था, जो कि अंग्रेजों का राज बोला जाता, वो ब्रिटेन का राज था। बोलते थे ब्रिटेन का कभी सूरज नहीं छिपा, वो इसलिए नहीं छिपा क्योंकि उनका तकरीबन दुनिया के ऊपर राज था। 70% के करीब उनका राज हो चुका था दुनिया के ऊपर, इसलिए उनका सूरज नहीं। जब वही ब्रिटेन इतना खुल के बोल रहा है, इतना खुल के जो ब्रिटेन बोल रहा है, अब इनको तकलीफ होना बिल्कुल जायज है। वो तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि ब्रिटेन को पता है भाई खालसा राज के बगैर अब काम नहीं चलेगा, ये सच्चाई है। ये एक ऐसा कड़वा सच है जिसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे ना ये उतना ही फायदे में रहेंगे, जितना लेट होंगे। हाँ 47 वाली गलती नहीं करनी क्योंकि सिखों को 47 में इनका राज भाग मिल रहा था तो इन्होंने बोला था नहीं मीडिया के साथ खुश हैं। जो हकीकत में जो सिख थे, जो आगू थे सिखों के, उनसे तो कुछ पूछा नहीं गया, बस अपने नकली सिख आगू बना के और उनके साइन करवा लिए गए। ताराचंद को मास्टर तारा सिंह बना के उनके साइन करवा लिए गए, हाँ हम भारत के साथ खुश हैं। जबकि उस टाइम पर भी बोला गया था, नेहरू पटेल ने बोला था अगर आप लोगों को आपके अधिकार नहीं मिलते हैं तो आप अपने अधिकार मांग सकते हो। अधिकार मांगते हैं तो वही आतंकवादी खालिस्तानी बातंग इस टाइप के इल्जाम लगाने शुरू कर देते हैं। या तो नेहरू पहले ने जो तो हमने जरायम-पेशा कौम बात का को नाम मान लो। दिया था। नेहरू ने तो जरायम-पेशा कौम बताकर तो बड़े आईपीएस, आईएएस अफसर को ही उस समय नौकरी से निकाल दिया था कुछ दिनों जी के हाँ, बाद ही बिल्कुल। जी, अब यही जराइम पेशा जब भी देश के ऊपर मुसीबत आती है तो यही जराइम पेशा कौम उनको चाहिए आगे, वही लोग योग चाहिए क्योंकि ये इनका जो डीएनए है ना जो अभी राज कर रहे हैं, इनका डीएनए बाहरी है और हकीकत में जो यहाँ का डीएनए वो सिखों और जाटों का है। हम बिल्कुल खुल के बोलते हैं इसमें कोई जातिवाद नहीं है क्योंकि ये अलग हमारे को करते हैं, अलग करते हैं। जबकि जाट और सिख का एक डीएनए आप कभी भी उठा के देख लेना। सिक्की क्यों अच्छी है? क्योंकि सिक्की इसलिए थी कि इसके अंदर ये जात पात का जो जहर घोला जाता है ये खत्म हो जाता था। सिख सिख होता है, यहाँ की मजहबी सिख अलग है, रामदास या सिख ना, नहीं नहीं, सभी सिख है, सभी गुरु के सिख हैं। हम उनको अलग नहीं मानते, कोई सोचता अलग मानते, नहीं अलग मानते, हम सब एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। सिर्फ बचना है ये राजनीति, गंदी राजनीति करने वालों से बचना है। इनसे बच जाओगे तो हम एक रहेंगे क्योंकि ये फिर खेल खेलने लगे। अभी मुस्लिम वर्सेस सिख ये जो नैरेटिव सर्ज रहे हैं, पहले हिंदू जी। वर्सेस सिख का नैरेटिव सर्जा, इस नैरेटिव से बचना पड़ेगा। ये अपील बार बार की गई है सिखों से। वीर जी एक मैं यहाँ पर छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आप सुपर थैंक्स डोनेट करके हमें जी, सपोर्ट कर सकते हैं और गूगल पे वाला जो नंबर है भाई वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा किसी ने व्हाट्सएप करना हो तो वो नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। अच्छा फौजी वीर जी एक और बात आपसे पूछनी है कि यहाँ पर अमृतपाल सिंह खालसा के बारे में कोई जानकारी नहीं आ रही है निकल कर सामने? ऐसा है, 2 बार 3 बार सुनवाई हुई अमृतपाल सिंह खालसा की, इन उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं दे पाए ये लोग। इनके पास हुँ। कोई प्रूफ नहीं, ना स्टेट गवर्नमेंट के पास, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कोई भी सबूत नहीं था। ये बोल रहे थे इसको आईएसआई से पैसा मिलता है। भाई वो पैसा कहाँ? वो पैसा दिखाओ। अदालत में पूछा गया, वहां साबित नहीं कर पाए। फिर बीच में अपने शहीदी दिहाड़े आ गए थे, इस कारण सुनवाई रुकी हुई थी। क्योंकि शहीदी दिहाड़ों के अंदर लोगों का ध्यान दूसरी तरफ जाता, वो ठीक नहीं रहता। इसलिए सुनवाई रुकी। अब सुनवाई कंटिन्यू शुरू हो जाएगी क्योंकि अपने जो शहीदी दिहाड़ों के दिन थे वो गुजर चुके हैं। अब वो सुनवाई कंटिन्यू हो जाएगी और अमृतपाल सिंह बाहर आएगा। वो साथी जितने डिब्रूगढ़ जेल वाले वो भी बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब अमेरिका की एंट्री होने जा रही है। आपको पहले बता रहे हैं, मोटा मोटा याद रखना इस चीज को। अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होने वाली है।
फिर इनको तकलीफ होगी जब अमेरिका जवाब मांगा। क्यों? क्योंकि वहां पे हरमीत कौर है, हरमीत कौर ढिल्लो बैठी हुई है, और उस ढिल्लो के खिलाफ जो इन्होंने बंडी प्रचार किया है, गोबर खारिया उसके थ्रू इन्होंने बंडी प्रचार किया हरमीत कौर ढिल्लो के खिलाफ है पिछले 2-3 दिनों में। अब ये फंस गए, वो रिपोर्ट हरमीत कौर ढिल्लो के पास पहुंच चुकी है। अब तुम्हारा ऐसा बंडी प्रचार निकालेगी वो हर मामले के अंदर, अब वो प्रॉपर तरीके से सुनवाई करेगी, क्योंकि उसके सामने जाएगा हर एक मामला, और वो सुनवाई करेगी और इनको रगड़ेगी भी, रगड़ेगी। कहीं सोच रहे भाई अडानी बच जाएगा, हम पैसे भर देंगे, अडानी बच जाएगा, या वो निखिल गुप्ता बच जाएगा। कोई नहीं बच सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे अब सुनवाई हरमीत कौर ढिल्लो के सामने होगी, और उसके दिल में आज भी 84 वाला दर्द है, और उस दर्द को ना अपने को जो सभी सिखों के अंदर है वो दर्द, सभी हरियाणा वालों के दिलों में वो दर्द है 84 वाला। कोई सोचता भूल गया होगा, कोई नहीं भूला। नेवर फॉरगेट 1984, कोई नहीं भूल सकता, और ना ही भूल सकता। जो उसको भूल गया वो सिख भी नहीं है। अब ये लोग क्या नए ड्रामेबाजी करे, देखो वीर बाल दिवस, फलाना बाल दिवस। अबे कौन सा? वो हमारे बाबा थे, बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुदार सिंह, वो बाबा थे, बाल नहीं थे, वो बाल थे। इतनी बड़ी शहादत देने वाला कभी बाल होता है क्या? ये जो अपने वीर सावरकर की तर्ज पे वीर बाल दिवस मनाना चाह रहे हैं ना, अपने वीर सावरकर को बाल मनाओ, उसको मनाओ, लेकिन हमारे बाबाओं के खिलाफ ऐसा मत करो। जो शहादत देने में ना 100 साल का आदमी भी सोचे, वो 6-7 साल की उम्र में शहादत देने वाला कभी बाल होता है? उसकी सोच देखो कितनी बड़ी थी, वो बाबा थे हमारे। और इस चीज का ना हम बार बार विरोध करें, वीर बाल दिवस, इसका विरोध एसजीपीसी को भी करना चाहिए, अकाल तख्त साहब के जत्थेदार को भी करना चाहिए। भाई बाल कौन सा लगा रहे हो आप? बाबा है वो हमारे, जो शहादत। एक और बात कहेंगे भाई, चाहे आप टिंडर टीवी के ऊपर देख रहे हैं या ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, थैंक्स बटन का प्रयोग इसलिए करो, एक तो रीच खुल जाती है, वीडियो की रीच खुल जाती है थैंक्स बटन से। एक वीडियो को ये रोकने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ जाता। जितना ज्यादा थैंक्स बटन का प्रयोग करोगे उतना ही वीडियो आपके पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा। बचा गूगल पे नंबर अपना तो एक ही नंबर रहता है, सबको पता है। टेंडरपाल भाई हैं, वो अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, हम भी डाल देंगे। मेरा नंबर तो सबको पता है, ऊपर ही रहता है, वीडियो के ऊपर लगा रहता है तकरीबन। इतना जरूर कहेंगे, आप लोग हेल्प जितनी कर सकते हो जरूर से जरूर करें, चाहे आप टेंडर टीवी पे देख रहे हैं या ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। जितना ज्यादा आप हेल्प करोगे उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से अच्छे वीडियो आपके पास, अच्छी जानकारी आपके पास पहुंचती रहेंगी। जी, मैं सबको एक ही संदेश यहाँ पर देना चाहूँगा अंत में कि जी। जितने भी हमारे गुरसिख भाई हैं, मतलब सिख धर्म से संबंधित हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली कहीं पर भी रहते हो, तो भाई सिखी के साथ जुड़ो, सिख सजो। आने वाला समय आपका है, आप खाल से सजोगे तो उतनी जल्दी आपका समय आएगा। तो आज से ही बिल्कुल। दाढ़ी केस रखना शुरू कर दो, जो दस्तार नहीं सजाते हैं, दस्तार सजाओ, अमृत छको, गुरु वाले बनो, और आने वाला जितना भी समय वो आपका है, राज आपका आने वाला है। तो वो भी अगर आप सिर्फ, आप और कुछ नहीं कर सकते ना, सिर्फ वाहेगुरु जी वाहेगुरु का जाप करो आप, तो भी आपके दिल को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा आपके दिल को। आप करके देखना, सुबह सुबह वाहेगुरु वाहेगुरु का जाप करके देखना। आप धीरे धीरे आप जपजी साहिब और ये सब कुछ सीख लोगे ना, फिर तो बिल्कुल। आप बन ही गए, गुरु के नजदीक पहुंच गए, आप गुरु के सिख बन गए। और गुरु ग्रंथ साहिब से बड़ा कोई गुरु नहीं है इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर। आपके पास सबसे बड़ा गुरु है गुरु ग्रंथ साहिब जी। उसके जितना ज्यादा नजदीक लगोगे उतना अच्छा आपको जीवन जीने की कला आएगी। तो इसी के साथ इजाजत चाहेंगे हम भी सभी साथियों को। राम राम, नमस्कार, धन्यवाद। आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को तो ज्यादा मैं से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ एक ही ਦੇ ਦਿੱਤਾ। संदेश है, 47 वाली गलती दोबारा मत करना। अपना राज अपना बाग, राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दले मले है। ये सच्चाई है, अपना राज अपना ही होता है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਔਰ धन्यवाद ਸਾਰੇ जी। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ।